आज का सेशन सभी बढ़िया है। स्टार्ट करें। गुड इवनिंग। चलिए चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन में बोला जा रहा है जो सेकंड क्लास का जो लीवर होता है, द्वितीय श्रेणी का जो लीवर होता है या उत्तोलक होता है, उसका फायदा क्या है। देखो, आप लोगों को पता है अगर फलक्रम बीच में होता है तो उसको फर्स्ट क्लास का लीवर बोलते हैं, अगर लोड बीच में होता है तो सेकंड क्लास का, और एफर्ट बीच में होता है तो थर्ड क्लास का। तो देखिए, सेकंड क्लास के लीवर में बीच में क्या है, लोड है। तो एक तरफ आपका फलक्रम होगा और एक तरफ आपका एफर्ट होगा, है ना। तो फलक्रम से जो लोड की डिस्टेंस होती है उसे बोलते हैं लोड आर्म यानी भार भुजा, और फलक्रम से जो एफर्ट की डिस्टेंस होती है उसे बोलते हैं एफर्ट आर्म यानी प्रयास भुजा। आप लोग मुझे बताएंगे मैकेनिकल एडवांटेज, यांत्रिक लाभ क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है एफर्ट आर्म बटे लोड आर्म। तो सेकंड क्लास के लीवर में एफर्ट आर्म ज्यादा होती है, लोड आर्म कम होती है। ये ज्यादा होता है, ये कम होता है। तो मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा एक से अधिक ही होगा। करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। आप लोगों को 4 ऑप्शंस दिए हुए, आपको बताना है कौन से ऑप्शन में केवल सदिश राशियां शामिल है। वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशियां उन राशियों को बोलते हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ में आपको डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। जैसे मैं बोलूं मेरे ऊपर 100 न्यूटन का बल लग रहा है, तो केवल इतना काफी नहीं है, दिशा भी बतानी पड़ेगी। 100 न्यूटन इधर लग रहा है या इधर लग रहा है या ऊपर से लग रहा है, ठीक है। तो देखिए, फोर्स जो है वो एक सदिश राशि है। अब ये देखते ही आप लोग इस पे क्लिक ना कर दो, क्योंकि जो ऊर्जा होती है, एनर्जी, वो अदिश राशि होती है। हमको एक ऐसा ऑप्शन चुनना है जिसमें सभी सदिश राशि हो। दोस्तों, कार्य जो होता है वो अदिश राशि होता है, संवेग यानी मोमेंटम सदिश राशि होती है ना, वेग सदिश राशि होती है। तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि सारी सदिश राशि वाला ऑप्शन चाहिए। ऑप्शन नंबर डी में देखो, बल एक सदिश राशि है, मोमेंटम संवेग भी एक सदिश राशि है, त्वरण भी एक सदिश राशि है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही क्यों नहीं है, क्योंकि जो चाल होती है वह अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे। दोस्तों, दो वस्तुएं हैं आपके पास में, समान द्रव्यमान की दो वस्तुएं। चलिए दोस्तों, दो वस्तु मान लेते हैं, एक ये रही, एक ये रही। दोनों का द्रव्यमान समान है। अगर ये m किलोग्राम की है तो ये भी m किलोग्राम की है। दोनों वस्तु के नाम भी दे दिया, इसका x दे दिया, इसका y नाम दे दिया। तो बोला जा रहा है दोनों वस्तुएं ऊष्मा की समान मात्रा प्राप्त करती है। बेसिकली फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग इसको जितनी हीट दे रहे हैं, मान लो अगर इसको 500 जूल हीट दे रहे हैं तो इसको भी 500 जूल ही हीट दे रहे हैं। तो बोला जा रहा है कि इसके तापमान में 15% का इंक्रीमेंट हो गया और इसके तापमान में केवल 5% का ही इंक्रीमेंट हुआ। तो बताएंगे कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखिए दोस्तों, स्पेसिफिक हीट यानी विशिष्ट ऊष्मा किसे बोलते हैं। 1 किलोग्राम पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए उसे बोलते हैं स्पेसिफिक हीट यानी विशिष्ट ऊष्मा। या फिर आप लोग ये बोल सकते हो कि जो अपना तापमान बढ़ाने के लिए ज्यादा हीट ले रही है उसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा है। या फिर आप लोग बोल सकते हो जो कुछ हीट लेते ही जिसका टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ जाए, आप लोग क्या बोलोगे, उसकी स्पेसिफिक हीट कम है ज्यादा है। जो थोड़ी सी हीट लेते ही जिसका टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाए उसकी स्पेसिफिक हीट कम है। जो अपना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ज्यादा हीट ले रही है उसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा है। या फिर अगर मैं बोलूं जो कम हीट में ही ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा लिया जिसने, उसकी स्पेसिफिक हीट बहुत कम है। इसने थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा हीट ली है। या अगर एक्स वाले पदार्थ की बात करोगे, इसने जो हीट ली है उसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा लिया, यानी इसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा नहीं है, कम है, इसकी ज्यादा है। तो वाई की विशिष्ट ऊष्मा अधिक है। ऑप्शन नंबर बी किस किस का आ रहा है, जिसका आ रहा है वो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, है ना। या आप लोग फॉर्मूले से भी कर सकते हो कि कितनी हीट आप लोग को देना पड़ेगा उसके टेम्परेचर में चेंज करने के लिए। तो ये आपका आता है m इंटू एस इंटू डेल्टा टी। स्पेसिफिक हीट क्या हो जाएगा, Q अपॉन m इंटू डेल्टा टी।
दोनों का द्रव्यमान समान है, दोनों को हीट भी आपने समान दी। अब दोस्तों होगा क्या, जिसके टेम्परेचर में ज्यादा परिवर्तन आ रहा है तो उसकी स्पेसिफिक हीट कम है। आ रही है बात समझ में? बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे। मजा आ रहा है? एक कण स्थिर अवस्था से शुरू होता है। दोस्तों एक पार्टिकल है, कण है, जो कि पहले विराम में था, स्थिर अवस्था में था, यानी प्रारंभ में इसका वेग कितना था? 0 था। बहुत बढ़िया। अब इसने एक्सेलरेट करा, त्वरित करी। त्वरण का मान कितना है? एक्सेलरेशन का मान कितना है? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मान लेते हैं दोस्तों पहले सेकंड में यहां तक पहुंच गया, टोटल 2 सेकंड में यहां तक पहुंच गया, 3 सेकंड में यहां से यहां तक पहुंच गया, 4 सेकंड में यहां से यहां तक पहुंच गया। तो बोला जा रहा है चौथे सेकंड में, 4 सेकंड में नहीं पूछ रहा, अगर 4 सेकंड में पूछता तो इसका मतलब यहां से यहां तक कितनी उसने दूरी तय करी। चौथे सेकंड का मतलब है जैसे 3 सेकंड खत्म हुआ, चौथवा केवल इस वाले ये कितनी दूरी तय करी। तो nवें सेकंड में कितनी दूरी तय करी, उसका एक फॉर्मूला है सिंपल सा, u प्लस ए बाई टू इंटू 2n-1। अगर आप लोग ये फॉर्मूला लगाना नहीं चाह रहे हो तो एक तरीका और है, पहले तो ये देख लो 3 सेकंड में कितनी दूरी तय करी, फिर निकाल लो 4 सेकंड में कितनी दूरी तय करी, फिर उसमें से इसको माइनस कर लेना। एक तो ये तरीका, या फिर सीधा ही फॉर्मूला लगा दो। तो u का मान है 0, a का मान है 3, nवे सेकंड, चौथे सेकंड n का मान 4, 4 दूनी 8, 8 में से गया 7, तो 7 या 21, 21 में जब आप लोग 2 का भाग लगाएंगे 10.5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ध्यान से देखिए। दो तार एक ही सामग्री या एक ही पदार्थ से बने। दोस्तों कोई 2 वायर है, एक ये वाला वायर है, अगर ये कॉपर का बना हुआ है तो दूसरा वाला वायर भी कॉपर का बना हुआ है। बोला जा रहा है दोनों की लंबाई समान है, इसकी लंबाई L तो इसकी भी लंबाई L। दो जो तार X है, अच्छा इसमें एक का नाम दे दिया X, एक का नाम दे दिया Y। तो तार X का व्यास यानी जो डायमीटर है वो तार Y के व्यास से 2 गुना है। मतलब इसका डायमीटर अगर आप लोग D मान रहे हो तो इसका डायमीटर कितना होगा? 2D होगा। तो बोला जा रहा है कि इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। तो किसी भी वायर का रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं? प्रतिरोधकता गुना लंबाई बटे ये वाला एरिया। ठीक है, तो दोस्तों दोनों समान पदार्थ है तो दोनों की प्रतिरोधकता समान होगी, दोनों की लंबाई समान है, तो इन दोनों से तो कोई लेना देना है ही नहीं। तो एरिया देखो, तो कोई भी वायर, जैसे मान लो अगर इसका ये रेडियस r है तो ये एरिया कैसे निकालोगे? पाई आर स्क्वायर। या मैं बोलूं अगर इसका डायमीटर d है तो एरिया कैसे निकालोगे? पाई बाय 4 d स्क्वायर। क्लियर है? तो कहीं ना कहीं जब एरिया में यहां पर डालोगे पाई बाय 4 डी स्क्वायर, तो किसी भी वायर का रेजिस्टेंस दोस्तों क्या ऐसे वेरी कर रहा है क्या? बताओ। तो जिसका डायमीटर कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जिसका डायमीटर ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो इसका डायमीटर ज्यादा है तो इसका एक्स वाले का रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। कितना ज्यादा है? जस्ट दुगुना है, तो इसका 1/4 रह जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे। सर क्वेश्चन हार्ड है तो कोई बात नहीं, घर पे जाके बैठ जाओ, मत पढ़ाई मत करो, ठीक है। अभी जब तुम्हारे 2-4 क्वेश्चन आप इस बार का जो पेपर आएगा, जब पेपर का लेवल देखोगे ना, फिर मुंह उठा के आओगे, अरे सर वे है ना बहुत हार्ड आया। जैसे इस बार 2025 में ट्रेड के क्वेश्चन काफी अच्छे पूछे गए, तो ट्रेड में सबके पसीने आ गए। ठीक है, बेसिक इंजीनियरिंग के क्वेश्चन सिंपल पूछ लिए, इसका मतलब ये थोड़ी हमेशा सिंपल आएंगे। 2019 का पेपर देखो आप, कितने शानदार क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपको सभी अच्छे लेवल पे तैयारी करनी है, ठीक है, वरना तुम तो बाहर आके बोल दोगे सर एक ट्विटर आंदोलन चलवाओ, रेलवे ने है ना थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छे दे दिए, हार्ड लेवल के दे दिए। और कुछ बच्चे यहां पर आके कमेंट करते हैं कि सर ऐसे करवाओ क्वेश्चन। मैंने पूछा कि आपका एलपी में हो गया? नहीं सर, मैं तो पहली बार एग्जाम दे रहा हूं। तो बातें तो आप ऐसे करते हो जैसे 2-4 बार आप एलपी बन चुके हो, अब आपका मन नहीं था इसलिए आपने छोड़ दिया है, इसलिए तो सिलेक्शन नहीं हो पाया तुम्हारा आज तक। आ जाओ। एक रजिस्टर, दोस्तों रजिस्टर यानी प्रतिरोधक का सिंबल ये होता है।
रजिस्टर किसको बोलते हैं? जिसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग सर्किट में बहुत ज्यादा प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, इनका रजिस्टेंस काफी ज्यादा होता है। तो क्वेश्चन में आप लोगों से बोला जा रहा है, एक रजिस्टर है, इसका रजिस्टेंस का मान बताना है, प्रतिरोध का मान निकालना है। कैसे निकाले? तो देखिए, किसी भी वायर का या किसी भी रजिस्टर का रजिस्टेंस कैसे निकालते हैं? एक फॉर्मूला तो आपको पता ही है क्या होता है। दूसरी चीज क्या है, अगर आप लोगों को इसका कंडक्टेंस पता है, चालकत्व पता है, सर चालकत्व किसको बोलते हैं? इसको जी से डिनोट करते हैं। तो किसी भी वायर का या किसी भी रजिस्टर का जो कंडक्टेंस होता है वो क्या होता है? 1/r होता है। तो आप लोगों को कंडक्टेंस दिया हुआ है, चालकत्व दिया हुआ है, तो रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? 1 कंडक्टेंस यानी 1 चालकत्व। दोस्तों, चालकत्व का ऐसा ही मात्रक होता है सीमेन और रेजिस्टेंस का ऐसा ही मात्रक होता है ओम। यानी चालकत्व का मान आप लोग सीमेंस में रखोगे तो आपका आंसर किस में आएगा? ओम में आएगा। सीमेंस में कितना दिया हुआ है? 0.25, तो 1/0.25 यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा? 4 ओम आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। बात आ रही है समझ में? कोई दिक्कत है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एक वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 12 किलोग्राम है। दोस्तों, द्रव्यमान ध्यान रखिएगा परिवर्तित नहीं होता। जैसे अगर ये 1 किलो का पेन है तो चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में जाओ, जिम्बाब्वे में जाओ, है ना, इंग्लैंड में जाओ, ये 1 किलो का ही रहेगा। चाहे चंद्रमा पे चल जाओ तब भी 1 किलो का रहेगा। तो अगर किसी वस्तु कोई 12 किलोग्राम की है तो चंद्रमा पे भी 12 किलोग्राम की रहेगी। ये बात तो क्लियर है? ठीक है। अब देखिए दोस्तों, पहले हम लोग बात करते हैं पृथ्वी पर भार क्या होगा। तो भार का फॉर्मूला होता है m इंटू स्मॉल जी। तो द्रव्यमान था इसका 12, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8। क्वेश्चन में बोला जा रहा है 10 मान लो, तो 12 इंटू 10 यानी 120 न्यूटन हो गया क्या? इस वस्तु का पृथ्वी पर भार। चंद्रमा पर क्या होता है? किसी भी वस्तु का चंद्रमा पर भार कितना होता है? जितना पृथ्वी पर होता है उसका बट्टे 6 होता है। तो पृथ्वी पर 120 न्यूटन, तो उस पर कितना हो जाएगा? 120/6 यानी 20 न्यूटन आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। आगे बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन का द्रव्यमान दिया हुआ है। दोस्तों, एक क्यूब है, एक घन है जिसकी भुजा आप लोगों को दे दी 10 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। तो इसकी रिलेटिव डेंसिटी आप लोगों से पूछी गई है। किसी भी पदार्थ की रिलेटिव डेंसिटी आप लोग कैसे निकालते हो? उस पदार्थ की डेंसिटी यानी उस पदार्थ का घनत्व, ठीक है, और इसमें भाग लगा दो पानी के घनत्व से। पानी के घनत्व से, पानी का घनत्व कितना होता है? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। अगर मैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में बात करूं तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। क्लियर है? चलिए, तो देखिए सबसे पहले इसका वॉल्यूम बताओ, आयतन क्या होगा? तो 10 गुना 10 गुना 10, 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 1000। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो गया? इसका वॉल्यूम आ गया। इसका दोस्तों मास कितना था? 500 ग्राम था। आगे बात समझ में? तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? इसकी डेंसिटी हो जाएगी मास अपॉन वॉल्यूम, यानी 500/1000 यानी 1/2 यानी 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या हो जाएगी? तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला पदार्थ की डेंसिटी 0.5 बटे पानी की डेंसिटी कितनी है? 1 है। अगर आप लोग इधर मात्र ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में रख रहे हो तो इधर भी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ही रखना। अगर इधर किलोग्राम पर मीटर क्यूब में रख रहे हो तो इधर भी किलोग्राम पर मीटर क्यूब में रखना। समझ में आ गया? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? अरे मजा आ रहा है नहीं आ रहा? चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे। दोस्तों, 2 इलेक्ट्रिक हीटर है, हीटर नंबर 1 और हीटर नंबर 2। बोला जा रहा है समान वोल्टेज पर इनकी रेटिंग दी गई है 1000 वॉट और 2000 वॉट। इसका मतलब क्या है कि इस हीटर को, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो 220 वोल्ट पर अगर हम लोग इस हीटर को चलाएंगे तो कितनी पावर का कंजम्पशन करेगा, कितनी शक्ति की खपत करेगा? 1000 वॉट। दोस्तों, जो दूसरा हीटर है अगर इसको भी हम लोग 220 वोल्ट पर अगर चलाए तो ये कितनी पावर की खपत करेगा? 2000 वॉट का। तो कौन सा कथन सही है? देखो, किसी भी उपकरण का रेजिस्टेंस आपको निकालना है तो कैसे निकाल सकते हो? तो आप लोग जानते हो पावर का एक फॉर्मूला होता है V इंटू आई।
ठीक है, एक होता है वी स्क्वायर बट्टे आर, तो यहां से रजिस्टेंस आ जाएगा वी स्क्वायर बाय पी। तो इस वाले हीटर का रजिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो आप देख लो कितने वोल्ट पे कार्य करने पर कितने पावर की खपत कर रहा है। तो मान लेते हैं दोस्तों ये V वोल्ट पे कार्य कर रहा है, ये भी उतने ही यानी V वोल्ट पे कार्य कर रहा है। तो इस वाले का रेजिस्टेंस, पहले वाले का रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, V स्क्वायर बट्टे पी। कितनी पावर की खपत कर रहा है, 1000। दोस्तों इस वाले का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बट्टे पी। इसकी पावर कितनी है, कितनी पावर खपत कर रहा है, 2000। क्लियर है। तो अगर आप लोग रेजिस्टेंस आप लोग देखोगे तो किसका अधिक होगा दोस्तों, इसका अधिक है। देखो इधर वी स्क्वायर बट्टे 1000 आ रहा है, यहां पर वी स्क्वायर बट्टे 2000। R2 का मान कम होगा, R1 का मान ज्यादा है, यानी जो ये वाला जो हीटर है ना 1000 वाट वाले हीटर का प्रतिरोध ये अधिक है, या मैं बोलूं 2000 वाट वाले का प्रतिरोध कम होता है। ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे। दोस्तों एक मोटर है, इस मोटर की आप लोगों को पावर दे दी है, शक्ति दे दी है 2 किलोवाट, या मैं बोल सकता हूं 2000 वाट। क्लियर है। आपको कोई वस्तु उठानी है, कोई वस्तु उठानी है, तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा आप लोगों को। इसका भार कितना है, 1000 न्यूटन इसका भार है। तो इतना ही बल अगर हम लोग ऊपर लगाए तो ये उठ जाएगी। ठीक है। तो या मैं बोलूं कि कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान है m, इसका भार क्या होगा, mg। तो mg का मान दिया हुआ है 1000 न्यूटन। तो अगर आप लोग चाहते हो इसको ऊपर उठाना तो इतना ही बल, 1000 न्यूटन बल, या इससे हल्का सा ज्यादा आपको इधर लगाना पड़ेगा। ठीक है। अब दोस्तों जब आप लोग इस वस्तु को ऊपर उठा रहे हो तो किस चाल से चल रही है ऊपर ये, अच्छा बोला जा रहा है आपको बताना है ये किस चाल से ऊपर की ओर जा रही है। ठीक है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो दोस्तों पावर का एक फॉर्मूला क्या होता है, पावर होता क्या है, कितना कार्य करा बट्टे कितने समय में करा। कोई भी m द्रव्यमान की वस्तु को जब आप लोग ऊपर लेके जाते हो तो उसके लिए कितना कार्य करना पड़ता है, mgh करना पड़ता है। मान लेते हैं t समय में कर रहे हैं। क्लियर है। mg को क्या मैं भार बोल सकता हूं क्या उसका, और कितनी हाइट कवर कर रहा है बट्टे कितने समय में, कितनी दूरी तय कर रहा है बट्टे कितने समय में। कहीं ना कहीं यही तो चाल है, स्पीड है, तो लो ये फॉर्मूला आ गया। तो पावर का मान दिया हुआ है 2000, भार आपको दिया हुआ है 1000, तो चाल का मान कितना हो जाएगा, 2000 बट्टे 1000, यानी 2 आंसर हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर डी। आगे बात समझ में, बात क्लियर है। अरे मजा आ रहा है नहीं आ रहा, आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे। बताओ दोस्तों ड्राइंग शीट का जब लेआउट किया जाता है, लेआउट का मतलब क्या है, जैसे आप लोग दोस्तों जब ड्राइंग शीट लेकर आते हो मार्केट से, आपको कोई ड्राइंग बनाने के लिए, तो यहां पर कुछ लिख सकते हो क्या, नहीं। आप लोग प्रॉपर लेआउट बनाओगे, जैसे इधर कुछ आप लोग मार्जिन छोड़ोगे, ऊपर छोड़ोगे, यहां छोड़ोगे ना, कुल मिला के कुछ ऐसा स्पेस बनाते हो, उसमें ड्राइंग बनाते हो। साथ में दोस्तों यहां पर हम लोग क्या करते हैं, कुछ चिन्ह भी लगाते हैं, एक इधर बिल्कुल इधर इधर, है ना, इनको बोलते हैं सेंटरिंग मार्क। तो सेंटरिंग मार्क का उद्देश्य क्या है, कहीं ना कहीं सेंटरिंग मार्क से आप लोगों को ड्राइंग का भी सेंटर पता पड़ जाएगा। तो सेंटरिंग मार्क से क्या फायदा मिलता है, जैसे मान लीजिए दोस्तों आप लोग अपनी जो ड्राइंग शीट है इसको किसी स्कैनर में रख रहे हो। अगर आपने ड्राइंग शीट मान लो थोड़ी सी भी टेढ़ी रख दी, थोड़ी सी भी ऐसे रख दी, तो जो आपका जो रिजल्ट आएगा या फोटोकॉपी जो आप करवा रहे हो वो भी थोड़ी सी टेढ़ी आ जाएगी। तो ये सेंटरिंग मार्क का होता ही है, जिससे हम लोगों को इसका सेंटर पता पड़ सके, अलाइनमेंट पता पड़ सके। जिससे अगर आप लोग इसकी मान लो फिल्म बना रहे हो, फोटो खींच रहे हो, वीडियो बना रहे हो, तो आपका अगर इसको एग्जैक्ट, जैसे भाई आप लोग मुझे बताओ एक व्यक्ति है,
इसकी मुझे फोटो खींचनी है। अगर मैं कैमरा बिल्कुल सीधा रखूंगा तो फोटो सही आएगी, लेकिन कैमरा मैंने ऐसे कर दिया तो सीधी फोटो आएगी क्या? नहीं। तो इसके जो सेंटरिंग मार्क्स होते हैं, इसकी स्कैनिंग करने में, इसकी माइक्रो फिल्मिंग करने में हम लोगों को मदद प्रदान करते हैं। इसका एक सटीक संरेखण या अलाइनमेंट प्रदान करने में मदद करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बताओ। बताओ दोस्तों, ड्राइंग शीट का जो बाया मार्जिन होता है वो चौड़ा क्यों बनाया जाता है? देखिए, ये आपकी ड्राइंग शीट है। हम लोग दोस्तों यहां पर कुछ जगह छोड़ते हैं लगभग 20 mm की, यहां पर लगभग 10 mm की, यहां से भी 10 mm की, यहां से भी 10 mm की। इसको बोलते हैं मार्जिन। तो यहां पर 20 mm का छोड़ते हैं, यहां पर 10 mm का, यहां पर 10 mm का, यहां पर 10 mm का। यहां पर हम लोग ज्यादा क्यों छोड़ रहे हैं? तो आप लोगों को पता है, अगर आप लोगों को बाइंडिंग करनी है या फाइलिंग करनी है, किसी फाइल में लगाना है आपके ड्राइंग शीट को, तो यहां पर छेद वगैरह होंगे, तो इसलिए हम लोग लेफ्ट साइड क्या करते हैं, ज्यादा छोड़ते हैं। क्लियर है? और बताओ। तो फाइलिंग और बाइंडिंग के लिए जगह प्रदान करने के लिए करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? आ रही है नहीं आ रही है बताइए। मजा आ रहा है? कितने क्वेश्चन अभी तक आप लोगों के सही हुए हैं? अभी तक जो हम लोगों ने करे हैं उसमें से कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हुए हैं? हम लोग 12 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो बताओ कितने सही हुए हैं आपके? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे। कोई प्रक्षेप विधि किसी समतल सतह का वास्तविक आकार और वास्तविक आकार एवं वास्तविक आकृति और वास्तविक आकार केवल तब देती है जब, बताओ। देखो, जैसे मान लीजिए दोस्तों, ये रहा आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन। देखो, ये रहा आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन यानी क्षैतिज तल, ये रहा वर्टिकल प्लेन यानी ऊर्ध्वाधर तल। दोस्तों जैसे मान लीजिए मेरे पास में क्या है, एक रेक्टेंगल है, एक आयत है। मुझे इस वर्टिकल प्लेन पे इसका प्रोजेक्शन लेना है। तो अगर इस रेक्टेंगल को वर्टिकल प्लेन के जस्ट पैरेलल रखूंगा, और तो इसका जो प्रोजेक्शन बनेगा वो बिल्कुल रेक्टेंगल शेप का ही बनेगा, उसी साइज का बनेगा। अगर मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन क्षैतिज तल पे इसका प्रोजेक्शन लूंगा ऊपर से देखने पे, तो आपको केवल एक लाइन मिलेगी। तो इसकी एक्चुअल शेप क्या थी, ना आपको वो मिल रही, ना एक्चुअल जो साइज था ना वो मिल रहा। तो अगर आप लोग चाहते हो एक्चुअल साइज मिले, एक्चुअल शेप मिले, है ना, जिस भी प्लेन पर आप लोगों को चाहिए, तो उस वस्तु को या उस आकृति को उसके पैरेलल आप लोग रखो। ऑप्शन नंबर बी। आई बात समझ में? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे। दोस्तों एक रजिस्टर एक प्रतिरोधक है, प्रतिरोधक का सिंबल ये होता है, ठीक है। तो आपने इसको एक बैटरी से जोड़ दिया। तो आप लोगों को पता है जब भी किसी से करंट गुजरती है और अगर इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है, तो करंट आसानी से फ्लो नहीं हो पाती, जिसकी वजह से काफी हीट डेवलप होती है। तो बोला जा रहा है यहां पर 10 सेकंड में कितनी हीट डेवलप हो रही है? 200 जूल हीट डेवलप हो रही है। इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो 2 एंपियर हो रही है। तो आपको तो बताना इसका रेजिस्टेंस का मान कितना था, इसका रेजिस्टेंस कितना है। तो किसी भी वायर में का जब रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है तो उसमें करंट आसानी से फ्लो नहीं हो पाती, उसकी वजह से काफी हीट डेवलप होती है। तो जो हीट डेवलप होती है उसका फॉर्मूला है I² × R × T। ठीक है, तो कितनी हीट डेवलप हुई है? 200 जूल। करंट का मान दिया हुआ है 2 का स्क्वायर 4। रेजिस्टेंस मुझे नहीं पता इसका, कितने समय में? 10 सेकंड में। तो रेजिस्टेंस का मान आ जाएगा 200/40। तो ये कितना आ जाएगा? 10 से 10/20/4, 5 ओम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आ जाओ। चलिए इसका आंसर बताएंगे।
साधारण कंपास की क्षमता से, दोस्तों कंपास क्या होता है, जिसकी एक टांग तो होती है मेटल की, एक में पेंसिल लगी होती है। इसका इस्तेमाल होता है हम लोग सर्किल बनाने में, वृत्त बनाने में। लेकिन अगर कोई बड़ा सर्किल बनाना है तो इसको कितना चौड़ा कर पाओगे, ज्यादा चौड़ा नहीं कर पाओगे। तो हम लोग इसके लिए इस्तेमाल करते हैं बीम कंपास। ये जो पूरा आप लोग देख पा रहे हो इसको, ये बीम है, तो इसकी सहायता से देखो कितना बड़ा सर्किल आप लोग बना पाओगे। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीम कंपास। चले आगे, चलिए बताओ इसका आंसर। दोस्तों एक तांबे का ब्लॉक है, तांबे का टुकड़ा है जिसका द्रव्यमान है 500 ग्राम। तांबे की स्पेसिफिक हीट यानी विशिष्ट ऊष्मा आपको दे दी 400 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। आपको इसका तापमान 20 से 70 तक करना है, यानी टेम्परेचर में कितना चेंज लेकर आना है, 20 से 70 यानी 50 डिग्री सेल्सियस का परिवर्तन लाना है। तो आप लोग मुझे बताओ इसको कितनी हीट देनी पड़ेगी, या फिर ये कितनी हीट एब्जॉर्ब करे। तो वह हीट जिससे इसका टेम्परेचर बढ़ जाए उसको बोलेंगे सेंसिबल हीट, संवेदनशील ऊष्मा। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू एस इंटू डेल्टा टी। तो इसका द्रव्यमान कितना था 500 ग्राम, या 500 ग्राम को मैं 0.5 किलोग्राम बोल सकता हूं क्या, बिल्कुल बोल दो। स्पेसिफिक हीट का मान कितना दिया हुआ है 400, इसका मात्रक भी नीचे लिख दो, जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर में कितना चेंज लाना है 50 मात्रक सेल्सियस। तो ये सेल्सियस से सेल्सियस कट गया, किलोग्राम से किलोग्राम कट गया, आपका आंसर किस में आएगा, जूल में आएगा। तो कितना आ जाएगा ये 400 इंटू 0.5, ये हो जाएगा 200, 200 इंटू 50, 10,000 के आसपास आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, आगे बात समझ में, चलिए बताएंगे। दोस्तों अजैविक घटक बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट का आपको एग्जांपल बताना है। देखो पहले तो समझो इकोसिस्टम क्या होता है। जैसे मान लो ये कोई प्लांट है, प्लांट को मान लो या घास को मान लो खा रही है बकरी, बकरी को मान लो एक शेर खा रहा है। जो प्लांट्स है वो प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बना रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण में वो बाहर से वो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, जड़ों से पानी ले रहा है। तो कोई भी जीव हो वो अपने वातावरण के साथ में, अपने पर्यावरण के साथ में कोई संबंध रख रहा है क्या, बिल्कुल। और ये पूरे एक सिस्टम बन रहा है, इसको बोलेंगे इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र, जिसमें आप लोगों के जैविक घटक भी है और अजैविक घटक भी है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, पानी। तो जिनमें जीवन होता है उसको बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट जैविक घटक, जिसमें जीवन नहीं होता उसको बोलते हैं एबायोटिक कंपोनेंट अजैविक घटक। तो कवक ये एक जीव है तो ये बायोटिक कंपोनेंट है, केचुआ एक जीव है, ये बायोटिक कंपोनेंट है, जीवाणु एक जीव है, ये बायोटिक कंपोनेंट है, टेम्परेचर एक अबायोटिक कंपोनेंट है, ह्यूमिडिटी एबायोटिक कंपोनेंट है, सनलाइट एबायोटिक कंपोनेंट है, पानी एबायोटिक कंपोनेंट है, मिट्टी भी एबायोटिक कंपोनेंट है। आगे बात समझ में, चलिए। रामसर कन्वेंशन, आप लोग पहले मुझे बता सकते हो ये रामसर कहां पर है ये जगह। तो ये कन्वेंशन हुआ था, ये क्यों हुआ था, किसकी रक्षा के लिए, किसके संरक्षण के लिए हुआ था। तो ये जो आपका कन्वेंशन हुआ था वो ईरान में हुआ था, ईरान के रामसर एरिया में हुआ था। इस कन्वेंशन का उद्देश्य था जो वेटलैंड है, जो आर्द्र भूमि है, उसकी सुरक्षा करी जाए। दोस्तों आर्द्र भूमि, वेट का मतलब होता है गीला, तो मतलब वो वाली भूमि जहां पर पानी काफी ज्यादा रहता है ना, उनकी सुरक्षा करी जाए। क्यों, क्योंकि इनकी एक अलग ही इंपॉर्टेंस है। अलग इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि ये काफी मात्रा में पानी को अवशोषित कर लेती है। और अगर ये वाली जमीन पानी को अवशोषित करेगी तो वो पानी कहां पर जाएगा, अंडरग्राउंड में जाएगा। तो कितना ये जमीन कितने बढ़िया काम कर रही है। दूसरी बात क्या है, जहां पर ये वाली लैंड होगी वहां पर बाढ़ आने के चांसेस बिल्कुल कम होंगे। क्यों, क्योंकि ये पानी को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यहां पर दोस्तों मछली पालन वगैरह ये काफी चीजें हो जाएगी, है ना। तो इन वाली जगह का संरक्षण बहुत जरूरी है। इसके लिए 1971 में ईरान के रामसर शहर में ये आपका एक अंतरराष्ट्रीय संधि हुई, जिसका उद्देश्य था इस वेटलैंड की सुरक्षा करी जाए। ऑप्शन नंबर सी। आ रही है बात समझ में, क्लियर है, चलिए आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, समान आयतन के तीन घन है।
दोस्तों 3 क्यूब है जिसके आयतन समान है, मतलब कह सकते हो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों की समान है, लेकिन डेंसिटी सबकी अलग है। तो किसका द्रव्यमान अधिक होगा, किसका ज्यादा होगा बताओ? तो मास बराबर होता है डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम, सॉरी रियली सॉरी, डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास बराबर हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो सबका समान है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगा उसका द्रव्यमान ज्यादा होगा। डेंसिटी ज्यादा किसकी है? इस वाले की है, तांबे की है। तो तांबे का जो क्यूब होगा वो सबसे भारी होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए बताओ। एक ब्लॉक का एक टुकड़ा है, एक कोई टुकड़ा है, इसका वॉल्यूम आपको दे दिया 0.01 मीटर क्यूब, इसका आप लोगों को मास दे दिया कितना, 12 किलोग्राम। तो अगर हम इसको पानी में डालेंगे तो क्या होगा? अगर आपको देखना ये डूबेगा या तैरेगा तो आप लोग इसकी डेंसिटी निकालो। तो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास का मान दिया हुआ है 12 किलोग्राम, आयतन दिया हुआ 0.01 या फिर आप लोग 1/100 भी बोल सकते हो, इतना मीटर क्यूब। तो ये 100 पर जाके हो जाएगा 1200। तो 1200 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसकी डेंसिटी आ गई। पानी की कितनी होती है? 1000 ही होती है। तो अगर पानी के घन से ज्यादा घनत्व होता है किसी वस्तु का और अगर आप उसको पानी में डालते हो तो वह डूब जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बताएंगे, जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है या जिसको आप लोग बोलोगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसका विमीय सूत्र बताओ। तो कोई भी दो वस्तुएं होती है जिसका द्रव्यमान, एक का m1 मान लो, एक का m2, इनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल कितना लगता है? तो उसका फॉर्मूला है ये, आपने पढ़ा होगा CBT 1 में भी। तो ये कैपिटल G को क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, F इंटू आर स्क्वायर बटे m1 m2। फोर्स का विमीय सूत्र सीधे याद रखो, m की पावर 1 l की पावर 1 t की पावर -2। फोर्स का डायरेक्ट याद रखो। डिस्टेंस का SI मात्रक होता है मीटर, जिसका SI मात्रक मीटर होता है उसका विमीय सूत्र में l का यूज करते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं लेंथ का है ना, तो 2 बार आ रहा है तो इधर l की पावर 2 कर दिया। मास, यहां पर भी मास, तो m की पावर 1 m की पावर 1 ये कुल मिला के m की पावर 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, m की पावर 1 नीचे m की पावर 2, तो ये m की पावर -1 हो जाएगा। l की पावर 1 और l की पावर 2 ये l की पावर 3 हो जाएगा, t की पावर -2। दोस्तों कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है? मेरे को तो ऑप्शन नंबर सी लग रहा है। ठीक है, क्लियर है? चले आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सी एक व्युत्पन्न भौतिक राशि है, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है? दोस्तों डेराइव्ड क्वांटिटी किसको बोलते हैं? जो कि अन्य राशियों से डेराइव्ड हुई है। और फंडामेंटल क्वांटिटी किसको बोलते हैं? जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती। उदाहरण मैं आप लोगों को बताता हूं, ध्यान से आप लोग समझो। चलो आप समझते ही होंगे ये। तो आप ये सारी आप लोग देखो, केवल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, 7 मूल राशि है। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी ज्योति तीव्रता हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ की मात्रा हो गया। इन सातों के अलावा जितनी भी राशियां हैं, चाहे वो रेजिस्टेंस हो, चाहे वो पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर हो, चाहे वो शक्ति हो, चाहे वो आप लोगों की ऊर्जा हो, चाहे कार्य हो, चाहे चाल हो, वेग हो, सारी की सारी आपकी डेराइव्ड क्वांटिटी है। तो इनमें से कौन सी डेराइव्ड क्वांटिटी का मात्रक किसी साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है? देखो फोर्स का मात्रक है होता है न्यूटन। तो न्यूटन क्या किसी साइंटिस्ट का नेम है क्या? हाँ, आइजैक न्यूटन उनका पूरा नाम है, उसी के नाम पे हमने इसका मात्रक क्या रखा है? न्यूटन रखा है। प्रेशर का होता है पास्कल, पास्कल किसी साइंटिस्ट का नाम है क्या? बिल्कुल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव या विद्युत विभवांतर, दोनों का ही ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। तो क्या ये किसी साइंटिस्ट का नाम पे लिया गया है क्या? बिल्कुल, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है अलेक्जेंडर वोल्ट्रा। ठीक है, वोल्टा। ठीक है, एलेजेंड्रो वोल्टा। तो ये उनके नाम पे हमने वोल्ट लिया है। एरिया का ऐसा ही मात्रक आप लोग सभी जानते हो, मीटर स्क्वायर होता है।
तो ये कोई हमने किसी साइंटिस्ट के नाम पे नहीं लिया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है क्या? चले ठीक है। प्रेशर का पास्कल होता है, ये एक साइंटिस्ट है ब्लेज पास्कल नाम के, उनके नाम पे लिया गया है ना। फोर्स का न्यूटन साइंटिस्ट जिनका नाम है आइजैक न्यूटन, उनके नाम पे हमने ये मात्रक लिया है। चलिए बताएंगे, बताइए। 5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 20 मीटर की ऊंचाई से एक चिकने झुकाव पर नीचे फिसलता है। देखिए दोस्तों, एक झुकाव है, ठीक है। तो 5 किलोग्राम का कोई एक टुकड़ा था, मान लो पहले वो जमीन से 20 मीटर की ऊंचाई पे था, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। मान लो ये इस जगह जमीन से कितनी ऊंचाई पर है? 12 मीटर की ऊंचाई पर है यहां पर। तो यहां पर इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, गतिज ऊर्जा क्या है? देखिए दोस्तों, इस पॉइंट को अगर मैं ए बोलूं, इस पॉइंट को मैं बी बोलूं, तो ए पॉइंट पे जस्ट आपने पहले पकड़ रखा था, कोई गति नहीं कर रहा था, तो काइनेटिक एनर्जी ए पॉइंट पे कितनी थी? 0 थी। पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट पे कितनी थी? तो फॉर्मूला लगा दो, एम जी एच, जमीन से एच ऊंचाई पे था ना, तो एम का मान है 5, स्मॉल जी का मान मैं अभी जी ले लेता हूं, और कितनी ऊंचाई पर है? 20 ऊंचाई पर है। स्मॉल जी का मान अगर आप लोग 10 लोगे, 10 इंटू 5 50 इंटू 20 1000 जूल पोटेंशियल एनर्जी थी। तो टोटल एनर्जी ए पॉइंट पे कितनी थी? इन दोनों को जब जोड़ोगे 1000 जूल आ जाएगी। दोस्तों अगर इस जगह पोटेंशियल एनर्जी की बात करी जाए तो कितनी होगी? एम जी एच, एम का मान है 5, जी का मान 10 मान लो, जमीन से कितनी ऊंचाई पर है? 12। तो 12 पंजे 60 इंटू 10 600 जूल है इस जगह। इस जगह पोटेंशियल एनर्जी 600 जूल है, इस जगह पोटेंशियल एनर्जी थी कितनी? 1000 जूल। तो यहां से जब यहां पर आया पोटेंशियल एनर्जी कितनी कम हो गई? 400 जूल। तो वो 400 जूल गई कहां पर? वो उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो गई। यहां पर गतिज ऊर्जा कुछ भी नहीं थी, यहां पर गतिज ऊर्जा 400 जूल हो गई। दोस्तों समझ में आया नहीं आया? क्लियर है? बोलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, फॉरियर का ऊष्मा चालन का नियम। बहुत क्वेश्चन इससे पूछे गए 2019 वाले में। क्या है सर ये फॉरियर का नियम? अभी बताऊंगा, पहले आप लोग इसका आंसर बताओ। जैसे अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि आपके पास में ये कोई दीवार है, इसके इस वाली सतह का टेम्परेचर है T1, इसका इस वाली सतह का टेम्परेचर है T2। मान लो दोस्तों सर्दी का समय है, आपने अंदर हीटर चला रखा है, तो अंदर का टेम्परेचर है 20 डिग्री, बाहर है 4 डिग्री। तो क्या हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर हीट का फ्लो होगा क्या? और किसी सॉलिड में से जो हीट का फ्लो हो रहा है वो किस तरीके से होता है? क्या मेथड है? कंडक्शन यानी चालन। तो बेसिकली यहां से यहां पर कितनी हीट जाएगी, इसके लिए हमारे पास में एक नियम है जिसको बोलते हैं फॉरियर का नियम। तो फॉरियर का नियम बोलता है 1 सेकंड में कितनी हीट जाएगी, उसके लिए मैं फॉर्मूला बता देता हूं। बोले बताओ। तो इसकी थिकनेस जो है ना, इस वॉल की थिकनेस, इसको मैं एल मान लेता हूं। ये वॉल जिस भी पदार्थ की बनी हुई है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी को मैं के मान लेता हूं। मैं इस वाले ये जो पूरा एरिया है, क्योंकि अल्टीमेटली यहीं से तो जाएगी, इसको ए बोल देते हैं। तो फॉर्मूला क्या है इन्होंने बोला, और दोनों सिरों के बीच के टेम्परेचर डिफरेंस को मैं डेल्टा टी मान लेता हूं। तो 1 सेकंड में कितनी हीट का फ्लो होगा? डेल्टा टी इंटू के इंटू ए बटे ये एल, ये थिकनेस। तो दोस्तों किसके समानुपाती नहीं होती? जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ज्यादा हीट ट्रांसफर होगा, इसके समानुपाती है। जितनी ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होगी उतना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा उतना ज्यादा होगा। थिकनेस जितनी कम होगी उतनी ज्यादा हीट फ्लो करेगी ना कि ज्यादा ज्यादा पे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बोलो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैक्सिमम जितने भी बच्चे हैं यहां पर, इसको बोलते हैं मेंस का बैच। मतलब जितने भी बच्चे यहां पर पढ़ रहे हैं, मुश्किल से 1 या 2 ही बच्चा है जो फालतू के कमेंट कर रहा है। मुश्किल से 1-2, वो भी मेरे को लगता नहीं एलपी वाला बच्चा है, वो कोई बोल रहा है ग्रुप डी की ये कब आएगा वो कब आएगा। तो बहुत अच्छी बात है, और अपनी तैयारी बिल्कुल बढ़िया रखो। अभी लास्ट के 20-25 दिन में अगर आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर कर लोगे, एक सही दिशा में रखोगे बिना डिस्टर्बेंस के, तो हाई चांसेस है आपका इसी बार में हो जाए, है ना।
तो बिल्कुल फोकस होके करो। बाद में आके ये ना मत बोलना सर मैं 1 नंबर से रह गया, मैं 1.5 नंबर से रह गया, क्योंकि पिछली बार 2024 में भी कई बच्चे, कोई 0.2 मार्क्स से रहा है, कोई 1 मार्क्स से रहा है, कोई ये। तो जो बच्चे रहते हैं पढ़ने वाले वो इतने ही से रहते हैं। तो अपना बिल्कुल 100% देना है। गलतियां, छोटी छोटी गलतियां भी हो रही है तो उसको लिख लो कि मैं बार बार ये गलती कर देता हूं। जैसे मान लो कि यार मैं बार बार उष्मीय चालकता का मात्रक वॉट पर मीटर केल्विन की जगह वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन रख देता हूं। तो इसको लिख लो, छोटी छोटी गलतियां जो भी है। आगे बात समझ में? चलिए आ जाओ दोस्तों। आप लोगों को पता है विमांकन यानी डायमेंशनिंग के अलग अलग तरीके होते हैं। कल मैंने आप लोगों को बताया था मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। एक तो यूनी डायरेक्शनल डायमेंशनिंग यानी एक दिशीय विमांकन, और एक मैंने बताया था अलाइंड यानी संरेखीय विमांकन या संरेखित विमांकन भी बोल सकते हो। याद है क्या मैंने डायग्राम बताया था कल? तो देखिए दोस्तों, अलाइंड में यानी संरेखीय में क्या था, मैंने आपको देखो यहां पर तो हम लोग क्या करते हैं, लाइन को तोड़ तोड़ के लिख दो, लेकिन एक ही जैसे होनी चाहिए, ऐसे नहीं कभी टेढ़े लिख रहे हो कभी यहां पर क्या है, अलाइंड संरेखीय रेखा के साथ में। तो आपको रेखा के साथ में लिखना है, जैसे यानी रेखा है तो इसके साथ में यहां पर लिखा, रेखा है तो इसके साथ में लिखा, रेखा अगर ऐसी है तो इसके साथ में लिखो, इसको टेढ़ा कर लो। तो हमको इस प्रकार से लिखना है कि हम लोग कैसे पढ़ ले, नीचे से पढ़ ले। समझ में आ रहा? 50, 20, 10 और राइट साइड से पढ़ पाए। ये 16 मैं राइट साइड से पढ़ पाऊं, 28 में राइट साइड से पढ़ पाऊं, ये 30 में राइट साइड से पढ़ पाऊं। क्लियर है? तो ध्यान रखना अलाइंड में डायमेंशन कैसे पढ़ी जाती है या कैसे लिखोगे, इस प्रकार से लिखना कि मैं इसको नीचे से भी पढ़ सकूं और राइट साइड से भी पढ़ सकूं। क्लियर है? बताओ। और हमेशा जो अक्षर आप लोग लिखोगे वो लाइन के जस्ट पैरेलल लिखोगे। इस लाइन के जस्ट पैरेलल, देखो इस लाइन के जस्ट पैरेलल लिखा हुआ है मैंने। क्लियर है? तो विमांकन रेखा के समांतर लिखेंगे और नीचे से पढ़ पाए या दाईं ओर से पढ़ पाए, ऐसा होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? बोलो। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे। काउंटर बोर होल को दर्शाने के लिए किस सिंबल का यूज किया जाता है? देखिए दोस्तों, इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम लोग अलग अलग सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपको पता है इस वाले सिंबल का इस्तेमाल होता है डायमीटर को बताने के लिए, व्यास को बताने के लिए। इस वाले सिंबल का इस्तेमाल होता है स्फेरिकल रेडियस। मान लो कोई स्फेयर है, कोई गोला है, आपने ड्राइंग में कुछ बनाया है और आपने ये लिख रहे हो ऐसा, इसका मतलब ये स्फेयर है, गोला है, और इसकी रेडियस क्या है इसके आगे लिख देना। वैसे ही अलग अलग सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। तो काउंटर बोर होल को दर्शाने के लिए किस सिंबल का? अब सर ये होल क्या होता है पहले समझ लो। देखो दोस्तों, अलग अलग प्रकार के होल होते हैं। तो काउंटर बोर ऐसा होल होता है, और एक काउंटर जो शंख होता है वो ऐसा होल होता है। तो काउंटर बोर होल को दर्शाने के लिए हम लोग इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, और काउंटर शंख होल, इस वाले होल को दर्शाने के लिए इस वाले सिंबल का इस्तेमाल करता है। ठीक है? तो करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये वाला किसके लिए होता है? काउंटर शंख के लिए होता है। चलिए, या काउंटर सिंक बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। दो समान कृष्णिकाएं, ब्लैक बॉडी। सर ये ब्लैक बॉडी किसको बोलते हैं? आ जाओ देखो, कोई भी हॉट बॉडी होती है ना, हॉट बॉडी का मतलब है जिसका टेम्परेचर काफी ज्यादा है, तो वह, अच्छा आप इसके पास में आके खड़े रहोगे तो आपको हीट मिलेगी क्या, उष्मा मिलेगी क्या? तो कोई भी हॉट बॉडी होती है ना, वो अपने में से क्या रेडिएट करती है? एनर्जी रेडिएट करती है, उष्मा का उत्सर्जन करती है। ये उष्मा का स्थानांतरण का जो तरीका है एक जगह से दूसरी जगह पे, इसको बोलते हैं रेडिएशन। बहुत बढ़िया। अब ब्लैक बॉडी किसको बोलोगे? जो कि एक परफेक्ट यानी आदर्श एमिटर हो। समझो, मान लीजिए दोस्तों कोई एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर है 300 केल्विन, कोई एक बॉडी है 300 केल्विन, इसका भी टेम्परेचर ये है, लेकिन ये ब्लैक बॉडी है। ब्लैक बॉडी का मतलब क्या है? जितना कैपेसिटी है उतना हीट रेडिएट कर रही है। टेम्परेचर दोनों का सेम है, लेकिन हर पदार्थ की विशेषता अलग होती है। कोई बॉडी इतनी बढ़िया होती है कि वो अपनी शानदार हीट निकाल पाती है,
शानदार ऊष्मा का उत्सर्जन कर पाती है, तो उसको बोलते हैं ब्लैक बॉडी। तो कोई भी हॉट बॉडी जब अपने में से रेडिएशन के माध्यम से हीट का ट्रांसफर करेगी, तो वो दोस्तों जो एमिशन होगा, जो उत्सर्जन होगा हीट का, उष्मा का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टी की पावर 4 के। यानी अगर आप लोग टेम्परेचर डबल कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। तो एक बॉडी है, जैसे इसका टेम्परेचर 300, एक का 600 है, जस्ट डबल है, तो उसका जो एमिशन होगा वो जस्ट क्या होगा, 16 गुना हो जाएगा। गर्म पिंड तथा ठंडे पिंड, इसके और इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 16:1 हो जाएगा। डी क्लियर है। ये नियम कौन सा है, किस नियम ने बताया कि ऐसा कुछ होता है, किस नियम ने बताया हमको ये नियम किसने दिया, स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम बोलते हैं इसको। ठीक है, चलो आ जाओ दोस्तों। इंजीनियरिंग ड्राइंग में आप लोगों ने ऐसा कुछ सिंबल देख लिया और उसके आगे 25 लिखा हुआ है, तो ये जो सिंबल होता है वो किसको दिखाता है, स्क्वायर को दिखाता है। अगर कहीं पर ये लिखा हुआ है, इसका मतलब आपके ड्राइंग में कोई आपका स्क्वायर सेक्शन है, और जिस स्क्वायर का मतलब जिसकी डायमेंशन, जिसकी लंबाई चौड़ाई समान होगी। 25 लिखा हुआ है यानी 25 mm, 25 mm, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आदर्श परिस्थितियों में किस मशीन का वेग अनुपात 1 के बराबर होता है, बताओ बताओ। देखो जैसे दोस्तों आपकी कोई पुल्ली है, घिरनी है, ये फिक्स पुल्ली है। अब मैंने एक रस्सी ली और इससे कुछ पत्थर बांध दिया, इस पत्थर को उठाना है, ये पुल्ली इसको उठाएगी। पुल्ली एक मशीन है, घिरनी एक मशीन है, तो मशीन जो बल लगाती है उसको लोड बोलते हैं। तो बेसिकली मशीन इस पे लोड लगाएगी। अब मुझे इसके लिए इस पुल्ली पे बल लगाना पड़ेगा, तो मैं जो मशीन पे बल लगाऊंगा उसको एफर्ट बोलेंगे। तो अगर मैं 1 सेंटीमीटर अगर रस्सी को नीचे खींचूंगा तो ये 1 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा। तो वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। प्रयास का विस्थापन बटे भार का विस्थापन। तो अगर 1 सेंटीमीटर नीचे आएगा तो ये 1 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा, तो ये एक और ये एक, वेलोसिटी रेशियो 1 हो जाएगा ना। बोलो आ रही है बात समझ में। चलिए दोस्तों आज 35 क्वेश्चन करवा दूं क्या, मैक्सिमम नहीं, रोज 30-30 ही करेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी आप लोगों को कहां पर मिलेगी, तो बायोडायवर्सिटी जैव विविधता का अर्थ है जीवों की विविधता, अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाना, अलग अलग प्रकार के प्लांट पाए जाना, अलग अलग प्रकार के एनिमल्स पाए जाना। तो देखो दोस्तों ये है हमारी पृथ्वी। आपको पता है दोस्तों जो पोल्स होते हैं, ध्रुव होते हैं, यहां पर तो बहुत कम सनलाइट पहुंच पाती है, जिसकी वजह से काफी ठंड रहती है। तो अगर मैं बोलूं कई जानवर है वो यहां पर सरवाइव कर ही नहीं सकते, अलग अलग प्रकार के जानवर मिलेंगे ही नहीं। बस वही जानवर यहां पर मिलेंगे, जैसे पोलर बियर आपने सुना होगा, जो ठंड को झेल सकते हैं। तो ज्यादा अलग अलग प्रकार के नहीं मिलेंगे, इसको तो हटाओ, ठीक है। ट्रॉपिकल किसको बोलते हैं दोस्तों, ये रही हमारी इक्वेटर यानी विषुवत या भूमध्य रेखा। दोस्तों इसके आसपास वाले एरिया में सूर्य का प्रकाश ज्यादा पड़ता है, ज्यादा सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो बारिश कम होगी, ज्यादा होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि दोस्तों समुद्र के पानी पे जब सूर्य का प्रकाश बनता है तभी तो वाष्प बन के ऊपर जाती है, और कहीं है ना, तो इधर सूर्य का प्रकाश भी काफी अच्छा पड़ता है, पहली बात, जिसकी वजह से वर्षा काफी अच्छी होगी। वर्षा अगर अच्छी होगी तो पेड़ पौधे बढ़िया उगेंगे, ज्यादा पेड़ पौधे होंगे अलग अलग प्रकार के, तो उनको खाने के लिए जंतु भी जीवित रह पाएंगे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। एक बच्चा बोल रहा है सर कल वाले प्रैक्टिस सेट के मुकाबले थोड़ा आज इजी लगा, तुम यही कमेंट करते रह जाना, आज इजी था, आज हार्ड था, परसों इजी था, ये हार्ड था। अगर आप ऐसे कमेंट करोगे तो बताओ ये कोई अच्छी बात है क्या, है तुम्हारा ध्यान इस पे होना चाहिए कि आज जो करवाया गया आप में से कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो, कितने नहीं कर पा रहे, किस में गड़बड़ कर रहा हूं, लेकिन तुम्हारा ध्यान किस में, आज इजी था, कल हार्ड था।
आज का कल के मुकाबले थोड़ा सा इजी है, लेकिन परसों के मुकाबले बस ये करते रह जाओगे तुम। करे क्या 35 करवा दूं क्या? चलो करा देते हैं 35 क्वेश्चन। 22 अप्रैल को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, बताइए। तो अभी भी गया है कुछ समय पहले ही। तो अर्थ डे, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। लेकिन मुझे बताना जानना है आप लोगों को, क्या विश्व पर्यावरण दिवस पता है क्या? ये कई बार पूछा जा चुका है रेलवे में। तो विश्व पर्यावरण दिवस दोस्तों मनाया जाता है 5 जून को, और विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। दोनों आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए आ जाओ। चलिए, एक कण 14 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर पूरा करता है। दूरी और विस्थापन का अनुपात बताओ। तो एक सर्कुलर यानी वृत्तीय पथ है जिसकी त्रिज्या है 14 मीटर। एक पार्टिकल है जो कि एक चक्कर पूरा लगा रहा है। तो जब चक्कर पूरा लगाएगा तो दूरी क्या होगा? डिस्टेंस किसको बोलते हैं? कुल कितना चला। तो कुल कितना चला इसको क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस, परिधि 2πr। और दोस्तों विस्थापन किसको बोलेंगे? शॉर्टकट। तो शॉर्टकट क्या, तो चलता ही नहीं, विस्थापन का मान 0। किसी भी संख्या में जब 0 का भाग लगाते हैं तो वो अनडिफाइंड होता है। अच्छा, दूरी विस्थापन का अनुपात पूछा है ना भैया, अनुपात पूछा है तो सी आंसर होगा ना। आपसे ये नहीं पूछा गया है दूरी कितना है, विस्थापन कितना है। यार क्वेश्चन में अनुपात पूछा गया है, रेशो। तो इस ऑप्शन को थोड़ा चेंज कर लो, है ना, वरना कंफ्यूज जाओगे। तो ऑप्शन नंबर डी में लगा दो। क्या करोगे आप? 1:2π कर दो, ठीक हो जाएगा। किसी भी संख्या में जब 0 से भाग लगाते हैं तो वो अनडिफाइंड होता है, जिसे हम लोग इन्फिनिटी इन्फिनिटी भी बोलते रहते हैं। आगे बात समझ में? चलिए, एक वेग समय ग्राफ एक ऋणात्मक ढाल वाली सीधी रेखा है। दोस्तों मान लीजिए कोई गति कर रहा है, इसका जब मैंने ग्राफ बनाया वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो ऐसा आ रहा है नेगेटिव स्लोप वाली एक सीधी रेखा है जो कि समय अक्ष को काट, मतलब ठीक है। तो यह क्या दर्शाता है? यानी वेग समय के साथ में कम होता जा रहा है। जब वेग में यानी वेग में परिवर्तन है, तो वेग में परिवर्तन जो होता है उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। अगर वेग कम हो रहा है तो उसको बोलेंगे रिटार्डेशन, मंदन। एक ही तरीके से कम हो रहा है, ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का एग्जांपल है ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों आप लोगों को इनको जोड़ के बताना है क्या आएगा, बताओ। अब आप लोग बोलोगे सर ये तो बच्चों वाली चीज है। 18.426, 2.1 और 0.357। सर ये तो बहुत आसानी से मैं कर सकता हूं। 5 2 1 3 8 4 5 8। कुछ ऐसा कुछ आ रहा है क्या? सर ये तो बहुत आसान है, मैं कर देता हूं वैसे, एग्जामिनर कर देगा ऐसे, है ना। सिखाया था, भूल गए क्या आप लोग? हैं? देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार क्वेश्चन पूछे गए इससे ध्यान रखो। एक नियम बता रहा हूं मैं, ध्यान रखोगे क्या? जब भी आप लोग किन्हीं संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो फाइनल आंसर में दशमलव के बाद में कितने डिजिट लूं? 3 लूं, 2 लूं, 1 लूं? तो जिन भी तीन संख्या को जोड़, देखो इसमें डेसिमल के बाद में, दशमलव के बाद में कितने हैं बताओ? कितने डिजिट है? 3 है। इधर दशमलव के बाद में कितने डिजिट है? 1 डिजिट है। यहां पर भी दशमलव के बाद में 3 डिजिट है। तो आप लोग जब भी किन्हीं संख्या को जोड़ेंगे, दशमलव वाली संख्या को जोड़ेंगे, तो आपका जो फाइनल आंसर होना चाहिए उसमें भी दशमलव के बाद में उतने डिजिट रखने हैं जहां पर इन तीनों में से सबसे कम जिसमें हो। सबसे कम क्या है? 1। तो आपको दशमलव इसके बाद में, दशमलव के बाद में केवल 1 ही डिजिट रखना है। अब क्वेश्चन आता है कि सर क्या 20 पॉइंट में 8 रख दूं? ये तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको राउंड फिगर कराना सिखाया था क्या मैंने? अरे क्या कोर्स में मैंने आपको राउंड फिगर करवाना सिखाया था क्या? तो देखो आप लोगों को केवल 1 डिजिट चाहिए, तो अगला डिजिट देखो, अगर ये 5 से ज्यादा है तो इसमें जस्ट 1 ऐड कर दो, तो 20.9 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सब भूल गए, बताओ मैं क्या करूं?
है? मैं क्या करूं बताओ, आप पढ़ ही नहीं रहे, चीजें याद नहीं है, भूल रहे हो आप। सिग्निफिकेंट फिगर सार्थक अंक वाले कॉन्सेप्ट में मैंने पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, बताओ। चलिए सर, पीडीएफ ऑफ फर्स्ट 2 क्लासेस हैज नॉट बीन अपलोडेड ऑन टेलीग्राम चैनल, हाउ वी विल रिवाइज। आना मेरे पास में, मैं बताऊं टेलीग्राम चैनल पे है या नहीं है? ऊर्ध्वाधर या झुकी हुई रेखा खींचने के लिए टी स्क्वायर के साथ में किसका इस्तेमाल करेंगे दोस्तों? टी स्क्वायर के साथ में हम लोग सेट स्क्वायर लगा के वर्टिकल लाइन खींच सकते हैं, झुकी हुई रेखा खींच सकते हैं, ठीक है। तो बताइएगा कितने क्वेश्चन सही हुए। मिलेंगे कल शाम को 4 बजे, और डेली आप लोग पढ़ाई करोगे, पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर कैसे होगा सिलेक्शन, है? मैं भी क्लास बंद कर दूंगा, बताओ। तो डेली आप लोगों को शाम को 4 बजे आप लोगों को आना है लाइव। कमेंट करके बताना 35 में से कितने सही हुए। कोई बात नहीं, 26 हुए, 27 हुए, 28 हुए,